360 डिग्री कंपटीशन अड्डा, जहां से आप पढ़ते नहीं अपितु सर्वदा कुछ नया सीखते हैं। स्वागत है आप सभी का 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बात करें स्टैटिक जीके की, तो किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टैटिक जीके का। आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लेखपाल हो, सीटेट हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम है, वहां पर आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टैटिक जीके का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या इन्वायरमेंट है, कुछ नहीं, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, सारी बातों का इसमें जिक्र होता है। तो आइए देख, जैसे जीके को आप दो तरीके से पढ़ सकते हो। या तो जैसे आपको नदी पढ़ना है तो आप पूरे भारत की नदी एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तो पूरे भारत का ट्रांसपोर्ट एक साथ पढ़ना शुरू कर दो। झील पढ़ना है तो पूरे भारत का झील एक साथ पढ़ना शुरू कर दो। या फिर इसी को छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो मुझे जो लगता है कि आपको छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ करके पढ़ना शुरू करना चाहिए। जैसे 28 राज्य आपके हैं क्या भारत में, तो आप क्या करो, 28 राज्यों को अलग अलग पढ़ना शुरू करो। एक एक राज्य का स्टैटिक जीके उठा करके पढ़ना शुरू करो और भारत का स्टैटिक जीके तो खुद ब खुद कवर हो जाएगा। तो उसी क्रम में हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लिया है और उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके का ये फर्स्ट पार्ट है और उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके जो है उसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और इस तरह से दो वीडियो में हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके कवर कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे, वहां के स्टैटिक जीके की बात करेंगे। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यहाँ की नदियां, यहाँ की झील, यहाँ के तालाब, ठीक है, यहाँ के जो वन है और क्या है, पक्षी अभ्यारण्य केंद्र हैं, इन सारी चीजों की आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है आज की इस वीडियो में। तो ये है उत्तर प्रदेश। इसके स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर 1956 है। राजधानी इसकी लखनऊ है। राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर मैंने ये कहा कि इसकी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर 1956 को है, तो हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर है और उसका स्थापना दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं। तो कैसे, देखिए है क्या, जब 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ तब इसका नाम क्या है, ठीक है, तब इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। 1 नवंबर 1956 को जो गठन हुआ है इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस है। ठीक है, उसके बाद इसका नाम जो है 24 जनवरी 1957 को क्या किया गया, 24 जनवरी 1957 को इसका नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस से हटा करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इस वजह से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में अगर हम बात कर लें आज के डेट पे, तो उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें तो 403+1 मतलब 403+1 का मतलब एक एग्लो इंडियन, यानी कि कुल 404 सीटें यहाँ विधानसभा की हैं। विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं, 99+1 एक एग्लो इंडियन है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 राज्यसभा सीटें हैं, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ की जलवायु की बात कर लें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात आ गई तो कुल उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों से घिरा हुआ, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो है नेपाल की सीमा को भी साझा करता है। नेपाल के तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी उत्तर प्रदेश साझा करता है।
ये 9 राज्य कौन है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 9 राज्य हैं जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी उत्तर प्रदेश साझा करता है नेपाल के साथ। यहाँ की नदियों की बात कर लें तो यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, बेतवा, घाघरा, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं। ठीक है, सरयू आपकी पहले से भी रही है। सरयू और घाघरा दो अलग अलग नदियां थी, तो घाघरा को भी अब क्या कहा जाने लगा है? सरयू कहा जाने लगा है। नेक्स्ट गोमती है, राप्ती है, चंबल है, गंडक है, सोन, टोंस और काली सिंध, यहाँ की ये क्या है? प्रमुख नदियां हैं। अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में क्या है कि गंगा और यमुना का क्या होता है? संगम होता है, जहां हर वर्ष 12 वर्ष के बाद क्या लगता है? कुंभ का आयोजन किया जाता है। यहाँ की राजधानी जो है लखनऊ, वो भी कहाँ है? गोमती नदी के किनारे है। अब इसी क्रम में देखिए आप बात करिए कि नदियों के किनारे बसे हुए उत्तर प्रदेश के शहरों की बात कर लीजिए। सबसे पहले आप गंगा नदी को लीजिए, तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? इलाहाबाद, प्रयागराज, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी एवं कानपुर। तो ये सारे शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में दे देगा, एक शहर का नाम दे देगा और पूछेगा ये शहर किस नदी के किनारे है, तो आप उसको या तो ऐसे इंडिया लेवल पे पढ़ लो, किसी भी शहर को उठा लो और पूछ लो, या फिर हमने इसी को स्टेट वाइज कवर करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में यमुना को देखेंगे तो यमुना के किनारे क्या है? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर। ठीक है, आगे गोमती की बात करें, जैसा कि हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहां, सीतापुर और जगह में, ठीक है, ये नदियां, ये जो है ये शहर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर, ये क्या है? गोमती नदी के किनारे हैं। रामगंगा नदी की बात करें तो इसके किनारे बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं है। अब मुरादाबाद की बात करें तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद? तो पीतल की मूर्ति के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। राप्ती की बात करें, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच, ये सारे शहर आते हैं। सरयू के किनारे क्या है? फैजाबाद यानी कि अयोध्या, वर्तमान का अयोध्या किसके किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। चलिए, तो कुछ और बातें देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही संपूर्ण भारत का भी स्ट्रेटेजिक है। आपको जो भी मैं बता रहा हूं वो यूपी स्पेशल तो है ही, लेकिन वो साथ साथ पूरे इंडिया का स्ट्रेटेजिक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो देखिए आपसे क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता था कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, या फिर उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल क्या है। दोनों का आंसर क्या है? एक ही है, सरोजिनी नायडू। आंसर एक, क्वेश्चन 1। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो सुचेता कृपलानी आपसे पूछेगा कि देश की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। या फिर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि देखिए आप खुद से ही सोचना शुरू कर दीजिए कि स्टैटिक जीके जो आपका यूपी स्पेशल है या फिर इंडिया स्पेशल है, तो आपका दोनों आंसर सही है कि आप इसको इंडिया का भी स्टैटिक जीके कह सकते हो, यूपी का भी स्टैटिक जीके कह सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ यूपी का स्टैटिक जीके तो पढ़ रहे हो, लेकिन आपका पूरे भारत का स्टैटिक जीके तैयार हो रहा है। इसी तरह हम आगे क्या करते रहे, कंटिन्यू। आपको जो हमने कहा ना पहले कि स्टेट को लेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसको हम वहां पर कवर करेंगे। अब देखिए, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली में स्थित है। अब चीनी मिल की बात आई तो देखिए अब यहां से भी आप रिलेट करिए कि आप ये यूपी की तो सबसे बड़ी हो ही गई, भारत की सबसे बड़ी हो गई, साथ ही साथ एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल आपको कहां मिल जाएगी? मुजफ्फरनगर के खतौली में है। तो आपका दो तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए, अब यहां के जलप्रपात को भी देख लीजिए। तो यहाँ के 3 प्रमुख जलप्रपात आपको याद रखते हैं, विंडम जलप्रपात, सिरसी जलप्रपात, चंद्रप्रभा जलप्रपात। किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, उसमें तो यूपी स्पेशल ही पूछा जाएगा आपसे, तो वहां के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेट का पेपर होने वाला है, वहां तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी राज्य से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीटेट टेट में। यही हालचाल आरआरबी और एनटीपीसी का भी रहा है। ठीक है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। यहाँ की झीलों की बात करें तो पहली झील लेते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब देखिए इसकी क्या खास बात है, तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, तो भी आप यही बताओगे, या फिर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपसे पूछा जाएगा तो भी गोविंद बल्लभ पंत सागर बताएंगे आप। तो आपका ये स्टैटिक जीके जो है भारत का स्टैटिक जीके है, ना कि यूपी का। यूपी का तो है ही वो, बट वो इंडिया का स्टैटिक जीके है। आगे देखिए फुल्लर या गोमती ताल झील। फुल्लर या गोमती ताल झील, इसकी विशेषता क्या है, तो यहां से गोमती नदी निकलती है, जिसके किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। फुल्लर झील से ही गोमती नदी निकली हुई है। आगे गोखुर झील, मानस झील। ठीक है, तो ये आपको सारी झीलें याद रखनी है। चलिए विशेष टिप्पणियों को देखेंगे। अब इस वीडियो में दो बातें छूट रही हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि यहाँ की नदी घाटी परियोजना, ठीक है, यहाँ की नदी घाटी परियोजना और इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति है, चौरी चौरा की घटना है, या काकोरी की घटना है, ट्रेन डकैती है कानपुर की, या फिर शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थली इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क है, ठीक है, या फिर इलाहाबाद की संधि है। तो इस तरह से जितने महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये नदी घाटी परियोजनाओं के साथ। तो विशेष टिप्पणी को देखते हैं। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश को कहां पर दिया था, बनारस के सारनाथ में दिया था। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो सबसे पहला उपदेश अपना दिया गया वो सारनाथ में दिया गया, जो कि कहां पर है, वाराणसी में है। और इस उपदेश को क्या नाम हमने दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में आता है कौशाम्बी, इलाहाबाद क्या आपका पड़ोसी है, तो इलाहाबाद को काट करके कौशाम्बी बनाया गया है। तो वो क्या है, ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। बार बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल कौन सा है, तो कौशाम्बी आपको याद रखना, कोई भी एग्जाम हो। अब देखिए जौनपुर शहर की बात आती है, तो जौनपुर की स्थापना जौना खां की याद में किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौना खान ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना कराई, किसकी याद में, जौना खां की याद में कराई थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़िए, तो महोबा में क्या है, एक गोखर पर्वत है। महोबा में गोखर पर्वत के पत्थरों को काट करके जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, उनकी प्रतिमाओं को बनाया गया है। अब आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। उत्तर प्रदेश है आपका क्या, बौद्ध धर्म। आप बौद्ध धर्म में इन सारी बातों को पढ़ते तब आपको ये मिलता, बौद्ध से रिलेटेड था, भगवान बुद्ध से रिलेटेड था, बट आपको यहाँ यूपी के अंदर आप पढ़ रहे हो। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके स्टेट वाइज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब गौतम बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। आप ऐसे भी पढ़ते हो बौद्ध धर्म में कि निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में तीर्थंकर की बात आती है, बट यहाँ आप यूपी के अंदर पढ़ रहे हो। अब देखिए अयोध्या जो 4 तीर्थंकरों का क्या जन्मस्थली है, जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या है। पहले तीर्थंकर देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ की जन्मस्थली, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ की जन्मस्थली, चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ की जन्मस्थली, और पंचम तीर्थंकर सुमित नाथ की जन्मस्थली अयोध्या है। अब जैनों के 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली वाराणसी में है। क्लियर है, तो आप वहां जैन धर्म पढ़ते तो भी इन बातों को पढ़ना पड़ता, बौद्ध धर्म पढ़ते तो भी बौद्ध की वही बात पढ़नी पड़ती, बट आप इसको यूपी के अंदर ला करके पढ़ रहे हो, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के पढ़ रहे हो। आपको इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि आप कभी भूले नहीं। और पूरे यूट्यूब के इतिहास में या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो आपको जीके इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि भारत का स्टैटिक जीके इस तरह से आपको छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, राज्यों के जीके के माध्यम से आपको पूरा स्टैटिक जीके कवर करा दिया जाएगा। चलिए यहाँ के लोक नृत्य की बात कर लें। सीटेट टेट का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप कह सकते हैं कि फेवरेट रहता है। चलिए तो यहाँ के प्रमुख नृत्य की बात कर लेते हैं। तो झूला नृत्य,
रासलीला नृत्य, पाईडंडा नृत्य, धोबिया, धुरिया, राग चौरसिया, धीवर राग, जोगनी, चरकुला, नटवरी, कर्माशीला। सी टेट का तो ये फेवरेट रहा है, लेकिन स्टेट जब भी आपका क्या होता है स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर आपके लिए। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ के लोकगीत की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के कौन कौन से लोकगीत है देखते हैं। बिरहा, चैती, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा और सोहर क्या है यहाँ के लोकगीत हैं। ठीक है, यहाँ के मेलों की बात कर लीजिए, ये भी टेट और सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, या फिर आपका स्टेट लेवल का जब होता है एग्जाम तो वहां भी फेवरेट हो जाता है ये, या बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ के मेले कौन से, माघ मेला हो गया। ठीक है, माघ मेला का आयोजन कहाँ होता है, आपके इलाहाबाद में होता है। कुंभ मेला हो गया, ये भी आपके यूपी में कहाँ लगता है, तो इलाहाबाद में है। इस तरह कैलाश मेला है, छतरी मेला है, नौचंदी मेरठ का मेला है, नौचंदी मेला। रामायण मेला हो गया, जो चित्रकूट और अयोध्या में इसका आयोजन किया जाता है। कालिंजर मेला कहाँ है, बांदा में इसका आयोजन होता है। पटेश्वर मेला है, देवा मेला कहाँ लगता है, देवा शरीफ में लगता है। ठीक है, तो ये सारे प्रमुख मेले आपको याद रखने हैं, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ की जनजातियों की बात कर लें तो किसी भी एग्जाम में आपका चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, टेट हो, सी टेट हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जनजातियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, किस स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, तो थारू, बुक्सा, इसे भोक्सा भी कहते हैं, खरवार या खैरवार भी इसे कहते हैं, गोंड, धुरिया, नायक, बैगा, पटारी, पथारी, ओझा, पनिक, पंखा, ये सब उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। अब थारू के बारे में एक विशेष जानकारी है, थारू क्या करते हैं, चलिए आगे। तो थारू जो है दिवाली को ना वो शोक के तौर पे मनाते हैं। अब यहाँ के त्योहार और पर्व की बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन, होली, रविदास जयंती, ठीक है, ये क्या होते हैं, पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार हैं और यूपी के अंदर ये मनाए भी जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन, होली, रविदास जयंती ये क्या होता है, पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं और यूपी के अंदर मनाए जाते हैं। इसके बाद गुरु नानक जयंती और बुद्ध पूर्णिमा को भी पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। अब देखिए आगे, जैसा कि हमने बताया कि थारू जनजाति जो होती है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। क्लियर, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ के राष्ट्रीय पार्क और पक्षी अभ्यारण्य केंद्र को भी देख लेते हैं। तो यहाँ का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार आपके चंदौली में है। किशनपुर वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार, कछुआ वन्य जीव विहार, नवाबगंज वन्य जीव विहार, ओखला वन्य जीव विहार। तो ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान एवं महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य केंद्र थे। अगली वीडियो में क्या करेंगे हम, अगली वीडियो में कवर करेंगे क्या, यहाँ की नदी घाटी परियोजनाएं और इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि उत्तर प्रदेश में घटे। तो चौरी चौरा हो गया, चाहे इलाहाबाद की संधि हो गई, चाहे वो कानपुर की ट्रेन डकैती हो गई, चाहे वो मुठभेड़ था अंग्रेजों के और चंद्रशेखर आजाद जी के बीच में कंपनी गार्डन ऑर्किड पार्क में, वो सारी बातों का जिक्र क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप पूरी तरह से स्ट्रेटेजी के तैयार कर सकें और एक अच्छा सा जो मार्क है वो अपने एग्जाम में, एक अच्छा नंबर अपने एग्जाम में गेन कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।